तो करके बताऊं, पेज नंबर 21 पे है या हो जाएगा? कुछ नहीं है, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड गिवन है, वेवलेंथ, पीरियड, ये सब निकालना है। तो ठीक है, इसको कर लोगे। अब देखो हमने क्या क्या करा दिया। जैसे पिछले क्लास में हमने कराया था वेव, ठीक है, वेव का हमने पार्ट बताया था मैकेनिकल वेव, ठीक है। दूसरे में बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और थर्ड में हमने क्या बताया था, मटेरियल वेव, ठीक है, ऐसे बताया था, ठीक है। इसी का पार्ट जो हमने बताया था, जैसे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे हमने बताया था ट्रांसवर्स, जैसे ये मैकेनिकल वेव ही है जो मुझे पढ़ना है, जो हम मुझे पढ़ाना है वो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये सब हमने पिछले क्लास में करा दिया था, ठीक है। अच्छा, एक और जो हमने फार्मूला बताया था, k इक्वल टू 2 पाई लेमडा और ओमेगा बाई भी ये बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई ओमेगा 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ये भी हमने कल फार्मूला लिखाया था, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अगर ये भी क्या होता था, वेव, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग पे जो वेव बना जिस स्पीड से मूव करेगा वो होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, या वेव वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसका फार्मूला निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, के इक्वल टू ओमेगा बाई भी करेंगे, दैट इज भी इक्वल टू ओमेगा बाई के कर देंगे, निकल जाएगा। तो एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला ये है, लिखो, दूसरा एक और फार्मूला है जिससे हम निकालते हैं, ठीक है। लिखो स्पीड ऑफ वेव, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्पीड ऑफ वेव, वेव ऑन ए स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है, ऑन ए स्ट्रिंग। और इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इसमें हमने वेव प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो जिस स्पीड से मूव करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेव ऑफ स्ट्रिंग, जो से भी हमने लिखाया था, ठीक है। और भी का फार्मूला होता है, भी इक्वल टू होता है अंडर रूट टी अपॉन में म्यू, ठीक है। या इसको तुम ऐसे कर सकते हो, एफ अपॉन में म्यू, नहीं टी अपॉन में म्यू ही रहने दो, ठीक है। टी क्या है, टेंसर, और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें कहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो लिखो ये क्या है, ये सब लिख लो, वेव स्पीड, वेव स्पीड, और टी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग, ठीक है। और म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, ये होता है मास ऑफ स्ट्रिंग, अपॉन में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये होता है मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और टी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन तो जानते ही हो, लॉज ऑफ मोशन मैंने बताया था, समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हमने क्या दिया था, हाँ, वेव ऑन स्ट्रिंग, वाटर वेव स्टेप बताया था। तो इसमें इसका फॉर्मूला ये होता है, समझ गए। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल हमने क्या बताया था, साउंड वेव। तो अब हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, फार्मूला नोट कर लो, सिर्फ फार्मूला लिखना है, और इसमें लिख लेना है कि टी क्या है, म्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन करके जल्दी से बता दो, एक क्वेश्चन है पेज नंबर 7 पे, देखो
पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है, देखो पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है वेव ऑफ ट्रांसवर्स वेव, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, ये इसमें दिया हुआ है। स्टील वायर ऑफ लेंथ, वायर गिवन है 0.72 मीटर लॉन्ग, हैज मास 5 इंटू 10⁻³ kg, इफ द वायर इज अंडर द टेंशन 60 न्यूटन, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो समझ गए, तो चलो सोल्व करो, करो सोल्व इसको। या मैं करके बताऊं? आंसर तो करने पे पता चलेगा, ऐसे आंसर बता दूं इसका? इसका आंसर है 93 मीटर पर सेकेंड, 93 मीटर पर सेकेंड एनसीईआरटी का। चलो आ गया 93। अच्छा चलो मैं करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये पेज नंबर, बुकलेट के पेज नंबर 7 पे है, v इक्वल टू, अभी मैं लिखाया √T/μ, तो म्यू होता है मास अपॉन में लेंथ, मास अपॉन में कितना होता है लेंथ, मास कितना गिवन है जल्दी बताओ, कितना है 5 इंटू 10⁻³ और लेंथ कितना गिवन है 0.72, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ और इसको 720 कर दे और 10⁻³ कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/720। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/में कितना हो जाएगा 72 टू जा कितना होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/72 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो इससे इसको कट कर देंगे इतना, तो कितना हो जाएगा 144, बता दो यस और नो। तो म्यू हमारा आ गया, म्यू इक्वल टू हमारा आ गया 1/144 आ गया। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं, टेंशन कितना गिवन है 60/144, सॉरी 1/144 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √60 इंटू 144, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, तो 12 इंटू 60 का कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट, निकालो तो जल्दी 60 का स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा, तो 7.74, अब इसको मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 7.74, ऐसे 12 इंटू 7.74 92.88, दैट इज 93 मीटर पर सेकेंड।
देखो टाइम देखो क्या। अच्छा चलो जल्दी से तुम खोलो पेज नंबर 67। हो गया क्या क्या बोले क्या पूछना चाह रहे हो। ए तो जैसे 1/144 है तो ऊपर हाँ। अच्छा 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है। तुम ऐसा करो इस सब को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो ठीक है। तो हमने कल बताया था वेव ऑन ए स्ट्रिंग हमने बताया था कि अगर कोई स्ट्रिंग पे जो वेव फॉर्म होता है तो उसका स्पीड हम v लिखते थे। तो v का कल मैंने फार्मूला बताया था k = ω/v। एक v हमें यहाँ से निकाल सकते हैं वेव स्पीड और दूसरा फार्मूला होता है √T/μ। पेज नंबर 6 पे देखो टी क्या है टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू क्या है लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ठीक है। तो वही हमने पुट किया जो पेज नंबर 7 पे जो क्वेश्चन है उसको हमने सोल्व किया ठीक है। अब चलो लिखो ठीक है इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है अब तुम कर लो इसको। जैसे टी म्यू पहले म्यू होता है मास अपॉन में लेंथ मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मास ऑफ स्ट्रिंग देखो पेज नंबर 7 पे जो क्वेश्चन है गिवन है उसमें गिवन है और लेंथ इसको सोल्व किए तो ये आ गया फाइनली 1/144 ठीक है। अब इस फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया यहाँ से हमने म्यू निकाल दिया और इस फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया ये आ गया तो हो गया। उसके बाद में लिखो स्पीड ऑफ साउंड नेक्स्ट टॉपिक है। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव और ओनली हमको स्पीड ऑफ साउंड ही पढ़ना है। तो स्पीड ऑफ साउंड लिख लो लॉन्गिट्यूडनल वेव ब्रैकेट में लिखो स्पीड ऑफ साउंड हाँ 93 मीटर पर सेकेंड। अब लिखो अब समझ गए हमने ट्रांसवर्स वेव का स्पीड ऑन स्ट्रिंग बता दिया फॉर्मूला। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है जैसे साउंड वेव कल हमने दिखाया था उसका स्पीड क्या होता है वो हम निकालेंगे। तो लिखो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ब्रैकेट में साउंड वेव इन फ्लूइड हाँ इन फ्लूइड फ्लूइड क्या होता है लिक्विड और गैस ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है v = √b/ρ। b क्या है बल्क मॉडुलस ये सब मैं पढ़ाया था सॉलिड में और रो क्या है डेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालना हो तो एयर का बल्क मॉडुलस अपॉन में एयर का डेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड अगर इन लिक्विड निकालना हो तो उस लिक्विड का बल्क मॉडुलस अपॉन में उस लिक्विड का डेंसिटी। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था -p अपॉन में डेल्टा v अपॉन में v ये था ये हमने कराया था ठीक है। उसके बाद में लिखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव सॉरी स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ब्रैकेट में लिखना साउंड वेव इन सॉलिड। अभी क्या लिखे थे लिक्विड और गैस में लिखे थे अब सॉलिड में क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ इन सॉलिड और सॉलिड में होता है √y अपॉन में रो ठीक है। y क्या है योंग्स मॉडुलस और रो क्या है डेंसिटी डेंसिटी ठीक है इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला याद रखना है ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लिखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। देखो यहाँ पे योंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला था एफ अपॉन में ए अपॉन में डेल्टा एल अपॉन में एल, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला फाइंड करना है, न्यूटन्स फार्मूला। ऐसे लिखो न्यूटन्स फार्मूला लिख के। न्यूटन ने बताया था कि जब भी साउंड वेव प्रोपगेट करता है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू मीडियम इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। लिखो न्यूटन सजेस्टेड दैट the propagation of sound wave through a medium is isothermal process। और क्या इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन ने क्या बताया था कि साउंड वेव का जो प्रोपगेशन होता है वो आइसोथर्मल होता है, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में याद है हमने लिखाया था पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो एन तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और टी भी इस प्रोसेस में कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डेरिवेट करते हैं। ये सब डेरिवेशन की कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे होता है। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो एक को हमने डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे को मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन देंगे। दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी, पहले को मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 0। और साउंड का फॉर्मूला स्पीड ऑफ भी अभी मैं लिखाया था बल्क मॉडुलस अपॉन में रू, एयर में या लिक्विड में अभी हमने लिखाया था। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं P डेल्टा V इक्वल टू माइनस डेल्टा P इंटू V लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू माइनस डेल्टा P इंटू V अपॉन में डेल्टा V लिख सकते हैं। इसको रीअरेंज कर देते हैं, माइनस डेल्टा P अपॉन में डेल्टा V अपॉन में V लिख सकते हैं, यही हमने लिखाया था, ठीक है। तो इस केस में बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या आ गया? प्रेशर आ गया। तो इस केस में तुमको ये सब लिखना नहीं है, समझ गए? तुमको यही लिखना है V इक्वल टू अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन में रो, दैट इज P अपॉन में रो। और कैसे? यानी कि बल्क आइसोथर्मल प्रोसेस में जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर की इक्वल टू होता है। इतना लिख दिया है, प्रेशर अपॉन में रो। अच्छा ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये भी जानते हो, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अच्छा एन क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही होता है ना। तो गिवन मास एम है, मोलर मास कैपिटल एम है, और आर इंटू टी लिख सकते हैं। पी वी इक्वल टू, बता दो यस और नो। अच्छा तो हम P कैपिटल M इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल m अपॉन में V इंटू आर टी लिख सकते हैं। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो हम लिख सकते हैं पी एम इक्वल टू रो आर टी, और P अपॉन में रो लिख के हम लिख सकते हैं क्या? आर टी अपॉन में M। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट आर टी अपॉन में M। कौन? हमने P बाई रो इक्वल टू प्रूव कर दिया आर टी बाई एम। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। जो हमने इनबॉक्स किया ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, वो लिख दिया। अच्छा इस m को इधर किया और इस v को इधर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया? मास अपॉन में वॉल्यूम आ गया।
मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। अब पी एम इजकल टू रो आर टी, अब रो को इधर लाए एम को इधर लाए तो पी बाई रो इजकल टू आर टी बाई एम हो गया। नहीं, आइसोथर्मल के केस में है। हाँ सुनो, न्यूटन ने बताया था कि जो से साउंड वेव जैसे हम बोलते हैं तो ये जो प्रोपगेट करता है तो मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता है, ठीक है। और उन्होंने इस फार्मूला को निकाला, ऐसे फार्मूला निकाले। बिल्कुल नहीं, सुनो पहले भी हिस्ट्री तो सुनो। न्यूटन ने क्या किया था कि पहले बोला कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू मीडियम इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस करने के बाद उन्होंने ऐसे फार्मूला निकाल दिया। जब एसटीपी पे, एसटीपी क्या होता है, प्रेशर, टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री दैट मीन्स 273 केल्विन। तो एसटीपी पे जब हम स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं तो आता है 280 मीटर पर सेकेंड। कितना आता है पर सेकेंड। लेकिन एक्सपेरिमेंटली एसटीपी पे जब मेजर किया गया तो आता है 330 यानी कि 330 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें तो बहुत सा एरर हो गया है ना, 280 और 330 एक्सपेरिमेंटली हुआ तो ये फार्मूला तो गलत हो गया, ठीक है। फिर भी ये फार्मूला गलत है, फिर भी सारे बुक में दिया हुआ है और इसको ढोते रहना, इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक दूसरे साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन, ठीक है। और लाप्लास ने बताया था, क्या एकदम लिखा हुआ है, न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी दोनों में है। तो न्यूटन ने जो फार्मूला दिया था वो तो गलत हो गया, ठीक है। तो लाप्लास ने, जैसे अभी क्या है नरेंद्र मोदी, अगर वो कोई बात कह दे तो कोई काट सकता है, नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा। उसी तरह से न्यूटन ने जो कह दिया उसमें करेक्शन किया गया, उसको गलत नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए लाप्लास करेक्शन बोला जाता है, ठीक है, लाप्लास करेक्शन, ठीक है। और इसमें लाप्लास ने बताया था कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू मीडियम इज एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस बताया था। और इन्होंने यही बताया था बल्क मॉडुलस अपॉन में रो, और इसने प्रूव करके बताया गामा पी बाई रो। गामा क्या है, एडियाबेटिक कोफिशिएंट, हमने थर्मोडायनेमिक्स में याद है ना, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखाया था। और इन्होंने ऐसे बता दिया गामा आर टी बाई कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, ए फार्मूला निकाला। सेम इसी टाइप से डिफ्रेंशिएट कर, ए याद करना है, ए करेक्ट फार्मूला याद है। अच्छा देखो, इनके अकॉर्डिंग जब एस टी पी पे हम फाइंड करते हैं तो 330.5 आता है, कौन करेक्ट है, 330 एक्सपेरिमेंटली आया और 330.5 इनके फार्मूला के अकॉर्डिंग आया, ए फार्मूला सही है, ठीक है। फिर भी पढ़ते हैं दोनों है, ठीक है। तो ए फार्मूला याद रखना है, कहीं भी यूज करना है तो ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। क्या बस याद रखना है, वो भी पढ़ना है, न्यूटन है तो वो भी पढ़ना है। देखो यहाँ पे लिखाया हुआ है बुकलेट में पेज नंबर क्या, हाँ क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज करेंगे। और सीपी गामा क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ाया हूँ, सीपी अपॉन में सीवी। हाँ ये सही है। कोई नोट नहीं, जो मैं फार्मूला लिखाया हूँ इसी का यूज है। और बुकलेट में देखो सिर्फ फार्मूला गिवन है, बुकलेट में सिर्फ फार्मूला ही गिवन है, ये सब कुछ नहीं किया गया है। तुम कॉपी में लिख लो, बुकलेट में सिर्फ देखो, बुकलेट में पेज नंबर 8 पे सिर्फ फार्मूला ही गिवन है, 9 पे, पेज नंबर 8 9 पे। पेज नंबर देखो 9 पे, न्यूटन्स एज्यूम दैट साउंड वेव थ्रू ए गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, इतना गिवन है। लाप्लास करेक्शन इतना गिवन है, ठीक है। अब पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चन है वो करके बताओ। इन स्टील रड, स्टील रड क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है, सॉलिड है, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, अभी मैं बताया था ये तो क्या है, गैस में है, एयर में है, अभी हमने क्या बताया था, इन एयर। सॉलिड में क्या बताया था,
योंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी, और इसमें योंग्स मॉडुलस डेंसिटी दोनों गिवन है। चलो करो इसको। पेज नंबर 8 नहीं, पेज नंबर 10। तो इतना हमने किया। तुमको ये याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपॉन में रो, और वेलोसिटी सॉलिड में है अंडर रूट योंग्स मॉडुलस अपॉन में रो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर में है तुम्हारा गामा आर टी अपॉन में एम। ये क्या है, लाप्लास के अकॉर्डिंग। और भी न्यूटन के अकॉर्डिंग एयर में फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट आर टी बाई एम, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट पी बाई रो, या इसको हम ऐसे फर्दर लिख सकते हैं गामा पी बाई रो। अब वो डिपेंड करेगा आपकी प्रेशर गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर टेम्परेचर गिवन है, मोलर मास गिवन है, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। चलो करके बताओ कितना आया। पेज नंबर 10 पे गिवन है, एक सिंपल गिवन है। अच्छा, मैं करके बताता हूँ। ये पेज नंबर, बुकलेट के पेज नंबर 10 पे गिवन है। तो भी इक्वल टू होता है अंडर रूट योंग्स मॉडुलस अपॉन में रो। तो ये हो जाएगा योंग्स मॉडुलस 2.9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 11 अपॉन में रो कितना है 8 10⁻³ तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 2.9 अपॉन में 8 और 10 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ऐसा करो कि इसमें 2 जीरो इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा 290 अपॉन में 8 इंटू 10 कितना कर देंगे 6, तो 1000 बाहर ले लो, है ना। और 290 अपॉन में 8 करो, करो तो 290 अपॉन में 8 36.25, इसका स्क्वायर रूट करो तो 6 मान लो ना, 6 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, बस इतना ही कर दो। हाँ ठीक है, अप्रॉक्स कर दो 36 कर दो। अच्छा, उसके बाद में पेज नंबर 11 पे गिवन है एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला एंड लाप्लास फार्मूला। 1 मोल ऑफ मास, जिसका मास गिवन है एयर का, न्यू गिवन, गामा गिवन है, एसटीपी पे स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना है। ठीक है, न्यूटन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग और लाप्लास फार्मूला के अकॉर्डिंग। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है बताओ। पता है तो बता दो ना। मोलर मास होता है 1 मोल का मास। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, 1 मोल में कितना मोलिक्यूल होता है, एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू, तो एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू मोलिक्यूल या एटम के मास को 1 मोल, उसको मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, क्यों, अच्छा चलो, ऑर्गेनिक तो हम और नहीं जानते हैं। मुझे तो मीथेन इथेन के अलावा और कुछ नहीं आता, सब मैं भूल गया। एक था, क्या था, बेंजीन, एक था सर्कल टाइप का था बेंजीन, नहीं वो क्या बोलते हैं उसका, हेक्सागोनल, हेक्सागोन टाइप का था। चलो जल्दी सोल्व करो या मैं करूं।
हाँ तो कैलकुलेटर रखे ही हो करो। देखो मैं करके बताता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। देखो यही फॉर्मूला है, एक क्या है न्यूटन्स के अकॉर्डिंग है, लैप्लास के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा, ठीक है। और इससे भी निकाल के बताऊंगा, इससे भी निकाल के बताऊंगा, दोनों में आंसर सेम आएगा। कौन से एक बात करके बताऊँ, इससे या इससे? RT बाई है, दोनों से करके बताऊंगा, तुम लोग को जो इजी लगे वो तुम करना, ठीक है, जो इजी लगे वो करना। फर्स्ट में हम कर रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, टन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो V इक्वल टू अभी मैंने लिखाया था क्या, P बाई रो है ना। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है जल्दी बताओ? 1 ATM। ATM ऐसा यूनिट तो है नहीं उसका, बताओ ऐसा यूनिट क्या होगा? क्या? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। और डेंसिटी कितना हो जाएगा? STP पे वॉल्यूम 1 मोल का कितना होता है? 22 पॉइंट कितना होता है? 4। तुमको बताओ, तुम बताओ STP पे वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22 पॉइंट समथिंग होता है, 20 लीटर पता है? हैं 22 पॉइंट समथिंग होता है, समथिंग में 0.4 होता है। अच्छा चलो ठीक है, 0.4 में मैं करता हूँ। 1.01 इंटू 10⁻, हम क्या लिख सकते हैं 5, और डेंसिटी निकाल देते हैं। डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, तो मास गिवन है 1 मोल का 29 इंटू 10⁻³ 29 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो 10⁻ कितना हो जाएगा, -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो इससे कट कर दो, तो रो कुछ आ गया तुम्हारा 29 अपॉन में 22.4, ठीक है। तो V इक्वल टू, फिर से लिख देते हैं P, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10.1 इंटू 10⁻⁴ कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक कर दे कितना 29 अपॉन, तो ये ऊपर चला जाएगा 22.4, ठीक है। अच्छा चलो अब सोल्व करके इसको बता दो, और जो भी आ जाएगा 10⁻⁴ कर देंगे तो यहाँ पे 100 बाहर आ जाएगा। चलो इसको सोल्व करो तो 10.1 इंटू 10.1 इंटू 22.4 कितना आया? 226.24। अब उसमें डिवाइड करो 29 से, बताओ 7.80, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, 7.8 का स्क्वायर रूट करो, 2.8 के आसपास है, 2.79, दैट इज 2.8। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.8 इंटू 100, तो कितना आएगा 280 मीटर पर सेकेंड। अभी ने बताया था STP पे के न्यूटन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ साउंड कितना आता है 280 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कितना आता है 330, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करते हुए हमने बना दिया, ठीक है ना। अब चलो ये नोट कर लो, नोट कर लिए, दूसरा देख लो, दूसरा देख लो कि कैसे हुआ, ठीक है। जैसे दूसरा फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, अंडर रूट RT/m, R कितना होता है 25/3 याद होगा, और 2 हो जाएगा 273, और मोल, एक m क्या होता है मोलर मास, यानी कि 1 मोल का मास। तो देखो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर गिवन है 29 इंटू 10⁻, कितना गिवन है -3, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए।
तो तुम ऐसे करो दो कि 25 इंटू 273 अपॉन में 3 इंटू 29 और 10 टू पावर क्या कर दो 3 कर दो। यहाँ भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, बताओ अगर कोई डाउट्स हो तो। अच्छा थोड़ा और इसमें हम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 25 इंटू 27.3 लिख दूँ और अपॉन में 3 इंटू 29 लिख दूँ और यहाँ पे 10 टू पावर 4 कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट करके एक पॉइंट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सोल्व करके बता दो कि क्या इतना हो जाएगा, और 10 टू पावर 4 को बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब इसको सोल्व करके बताओ, तुम करो जल्दी करो, तुम करो जल्दी करो। पहले करो 25 इंटू क्या 27.3 इक्वल टू करो, इक्वल टू आ गया, फर्द उसमें डिवाइड करो 29 से, इक्वल टू करो, जो आया फर्दर उसमें डिवाइड करो 3 से। कितना आया 7.8 आ गया वही। तो फर्दर 7 पे कितना था 2.8 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 280 मीटर पर सेकेंड। अब जो इजी लगे तुम लोगों को उससे करना, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा इस फॉर्मूला में क्या करना है, एक गामा से हमको मल्टीप्लाई करना है, गामा से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.4 से मल्टीप्लाई करना है हमको, है ना। तो चलो इसको फार्मूला कर दो या लप्लास करेक्शन, ठीक है। तो इस केस में भी इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट गामा पी बाई रो, तो इसको हम ऐसे भी लिखते तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पी बाई रो ऐसे कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा अभी। तो पी बाई रो तो अभी हमने निकाला था अंडर रूट गामा, और इसको अंडर रूट क्या कर दो 1.4 कर दो, और पी बाई गामा अभी 280 आ रहा था, ठीक है। तो चलो इसको करो तो 1.4 का स्क्वायर रूट निकालो, 1.183 इंटू 280 कर दो 331. चलो 331 मीटर पर सेकेंड आ गया, और एक्सपेरिमेंटली कुछ 330 होता है, तो कौन सा क्लोज है, यही करेक्ट है, यही करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। और वैसे भी आरटी भी से भी करोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लिखो इफेक्ट ऑफ, लिखो ऐसे लिखो, फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, फर्स्ट में लिखो टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकंड में इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, थर्ड में लिखना है इफेक्ट ऑफ, पहले क्या लिखे ऊपर में क्या लिखे हो, फैक्टर इफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, लिख ले। फर्स्ट में लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, स्पीड ऑफ साउंड पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अभी हमने भी का फॉर्मूला लिखाया था अंडर रूट गामा पी बाई रो इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। अगर प्रेशर को 4 टाइम्स कर दें तो बताओ कि स्पीड ऑफ साउंड कितने टाइम्स होगा, प्रेशर को अगर 4 टाइम्स कर दे तो स्पीड ऑफ साउंड कितना टाइम्स होगा, फॉर्मूला देख के बताओ, 16 टाइम हो जाएगा। सब कोई बताओ, तुम बताओ कितना टाइम्स होगा। प्रेशर को 4 टाइम्स कर दें, यहाँ पे गामा पी बाई रो है,
तो प्रेशर को अगर 4 टाइम्स कर दे तो स्पीड ऑफ साउंड कितना टाइम्स होगा? तुम बताओ, तुम बताओ, बताओ जल्दी। प्रेशर को 4 टाइम्स कर देंगे तो कितना टाइम्स होगा? यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो 1/4 हो जाएगा। तुम बताओ, जल्दी बताओ। रूट टू, 2 टाइम्स। तुम बताओ, तुम्हारा भी 2 टाइम्स, तुम्हारा भी 1/2, 2 टाइम्स। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? अगर प्रेशर को हम डबल कर देंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर हम प्रेशर को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? प्रेशर को 1/2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी लिखे थे ना, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 2p करेंगे तो वॉल्यूम को क्या करेंगे? वॉल्यूम को हाफ कर देंगे। तो प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या होता है? डबल हो जाएगा। तो प्रेशर को डबल करेंगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। समझ रहे हो? प्रेशर को अगर ट्रिपल करेंगे तो डेंसिटी भी ट्रिपल हो जाएगा, और दोनों का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो लिखो, या प्रूव करके बताऊं इसको? लिखो, लिखो स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। Independent of pressure, that is it does not depends on pressure. Depends on pressure। ठीक है, इसका मीनिंग ये चीज है, प्रेशर को हम ट्वाइस करेंगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, और P/ρ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए? प्रेशर को डबल कर देंगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, और दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, अगर डेंसिटी को इंक्रीज कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? जल्दी बताओ। डेंसिटी को अगर इंक्रीज कर दे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो ऐसे हम लिख देंगे, यानी कि V1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ρ1। ठीक है, तो V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? ρ2 अपॉन में ρ1। ऐसे हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, अगर डेंसिटी को हम इंक्रीज करें तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कब? प्रेशर कांस्टेंट हो तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में लिखो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। और ये क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमिडिटी। अच्छा, डेंसिटी कम हो जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। कैसे? ये कैसे हो जाएगा? अच्छा, ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या होता है? मॉइस्चर हो। तो हिंदी तो नहीं पूछा हूँ मैं। देखो, जैसे मान लो, सुनो मैं समझा रहा हूँ कि कैसे। मान लो कि जैसे इस क्लासरूम में 1 ट्रिलियन तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल है, इतना ही स्पेस है इस क्लासरूम में।
1 ट्रिलियन गैस मोलिक्यूल के लिए स्पेस है, कि इसमें 1 ट्रिलियन गैस मोलिक्यूल आ सकता है, उतना ही स्पेस है। कहीं स्पेस तो खाली नहीं है, पूरी जगह गैस भरा हुआ है ना। ये जैसे सही CO2 O2 ये सब भरा हुआ है, NO2 N2 नाइट्रोजन N2 ये सब क्या है इसमें भरा पड़ा है, कहीं स्पेस खाली नहीं है। ऐसे हमको दिख रहा है कि सभी खाली है, लेकिन कहीं पे स्पेस खाली नहीं है, चारों तरफ एयर मोलिक्यूल है, ठीक है। अगर और यहाँ पे कितने एयर मोलिक्यूल के लिए स्पेस है? 1 ट्रिलियन, ठीक है। अगर मान लो कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, मॉइस्चर क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल होता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल इसमें आ जाए तो एयर मॉलिक्यूल क्या होगा? कुछ रिप्लेस होगा। अगर मान लो कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें बहुत सारा भर जाता है तो एयर मॉलिक्यूल क्या, जैसे मान लो कि 1 बिलियन इसमें वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो क्या होगा? 1 बिलियन एयर मॉलिक्यूल को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इसमें क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर ज़्यादा इसमें मॉइस्चर हो जाए, वाटर का मॉलिक्यूल हो जाए, तो इसमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो जाएगा। तो मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया कि कैसे? जब ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो एयर का डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कैसे समझे? जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि मान लो कि इस क्लासरूम में 2 ट्रिलियन गैस मॉलिक्यूल का स्पेस है, एयर मॉलिक्यूल का स्पेस है 2 ट्रिलियन, ठीक है। अब मान लो कि बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है तो डेफिनेटली मॉइस्चर आ जाएगा। तो मान लो कि बारिश हो रहा है, यहाँ पे 1 ट्रिलियन मॉइस्चर आ गया, तो अब कितना इसमें एयर मॉलिक्यूल बचेगा? तो तुम लोग को सुन नहीं रहे हो, मैंने बताया कि सपोज करो कि यहाँ पे ये जितनी क्लासरूम में 2 ट्रिलियन गैस एयर मॉलिक्यूल आ सकता है। ध्यान से सुनना, कितना बताया? 2 ट्रिलियन इसमें गैस मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2 ट्रिलियन। अगर मान लो कि बारिश हो रहा है तो क्या हो गया? इसमें 1 ट्रिलियन क्या हो गया? मॉइस्चर आ गया। तो 1 ट्रिलियन क्या होगा? एयर मॉलिक्यूल इससे बाहर चला जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? तो उसका मास कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? बताओ। कम हो जाएगा। तो मास कम हो जाएगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। मॉइस्चर बढ़ गया यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और डेंसिटी कम हो जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ गए कैसे? तो अगर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो लिखना चाहोगे इसको या लिखा दूं? देखो यहाँ पे लिखो, चलो लिखो। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी लिख लिए? लिखो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, in presence of moisture density of air decreases density of air decreases full stop। लिखो speed of sound is inversely proportional to a square root of density। speed of sound is inversely proportional to a square root of density। so speed of sound डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। सो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। समझ गए? तो इस चीज़ को याद रखोगे कि कैसे होगा। जैसे अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें से एयर मोलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो उसका मास एयर मोलिक्यूल का हम क्या लेते हैं? रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एयर। तो मास ऑफ एयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा उसका? कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ सॉरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
और ये सभी गिवन है बुकलेट में, पेज नंबर 13 पे गिवन है। तो अभी पढ़े हो v इज अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, दैट इज v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं v1 अपॉन में v2 इक्वल टू अंडर रूट t1 अपॉन में कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा। बस ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। तो हमने अभी क्या पढ़ाया, हमने बताया कि ट्रांसवर्स वेव का स्पीड क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। उसके बाद में हमने क्या बताया, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड क्या होता है, योंग्स मॉडुलस अपॉन में रो। स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड कितना होता है, बल्क मॉडुलस अपॉन में रो। उसके बाद में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए दो फार्मूला हमने बताया, एक न्यूटन्स फार्मूला, एक लाप्लास फार्मूला, ठीक है। और हमने पढ़ा कि स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब प्रेशर हम चेंज कर देंगे, ह्यूमिडिटी चेंज कर देते हैं, और उसके बाद में टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, डेंसिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सब पढ़ लिए। अब दूसरा वेव है, अब लिखो स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। अच्छा एक मिनट, इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं पहले। एक पेज नंबर देखो 14 पे, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इज डबल इट्स वैल्यू एट 273 केल्विन। 273 केल्विन पे कुछ स्पीड है, तो कितने केल्विन पे स्पीड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, करके बताओ। जस्ट यही फार्मूला लगा दो। लेट लिख लेते हैं, लेट v1 इक्वल टू वी नॉट और t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 273 केल्विन। अच्छा v2 इक्वल टू हम कर देते हैं 2 वी नॉट, है ना, और t2 इक्वल टू वाट फाइंड करना है। तो v1 यानी कि वी नॉट अपॉन में 2 वी नॉट अपॉन में अंडर रूट 273 अपॉन में t2 हो जाएगा ना ऐसे। अब v1 कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 273 अपॉन में t2, ये कब होगा ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग, तो ठीक है। तो t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 273 केल्विन, 10 कितना है 92 शायद बोल दिए, चलो कैलकुलेट करो तो इसको। इतना केल्विन हो जाएगा, और इतना केल्विन हो जाएगा, और T2 इक्वल टू क्या करोगे 1092 माइनस 273, इतना कर दोगे तो क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। इसको सोल्व करके बताओ, T2 इक्वल टू केल्विन में उतना हो जाएगा, उसमें 273 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा चलो सोल्व करके एग्जैक्ट बताओ, शायद कुछ नहीं, 819 डिग्री सेल्सियस ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो प्रिंसिपल ऑफ, जैसे पहले लिखो इंटरफेरेंस, ऐसे इंटरफेरेंस तो है नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो देखो जैसे एक होता है इंटरफेरेंस में क्या होता है, जैसे दो साउंड वेव जब मिक्स होता है, मान लो कि दो या दो से अधिक, इफ 2 और मोर देन 2 waves passing through a given point simultaneously the phenomenon is known as interference। जब दो या दो से अधिक वेव
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। अच्छा सुनो, तो इंटरफेरेंस जब होता है तो जैसे मान लो कि दो वेव जा रहा है, दोनों मिल गया, इंटरफेरेंस हो गया, तो इंटरफेरेंस के बाद में क्या होता है, एक न्यू वेव बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे मान लो कि इसमें पहले समझ लो फिर उसके बाद में, जैसे मान लो एक वेव ऐसे आ रहा है और एक वेव ऐसे आ रहा है, दोनों मिलने के बाद में दो फिनोमेनन होता है, एक कुछ ऐसे हो जाएगा और एक दूसरा कुछ ऐसे हो जाएगा। क्या कंस्ट्रक्टिव, जैसे दो वेव हैं ऐसे, दोनों जब मिलता है तो उस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के बाद में दो फिनोमेनन होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एक वेव एक दोनों एक ये दोनों वेव एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा तो उस केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंटरफेरेंस के बाद में जो न्यू वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा केस ये होता है कि ये दोनों एक यानी कि ये दोनों वेव एक दूसरे को अपोज करेगा, तो उस केस में होता है डिस्ट्रक्टिव, और उस केस में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको फिगर को बना लो तुम। अच्छा अभी मैं उसके बाद में उसी पॉइंट पे चलता हूँ, कंस्ट्रक्टिव और ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। समझ रहे हो कि क्या मैं बताया। जब दो या दो से अधिक वेव जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता है तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इंटरफेरेंस के बाद में दो पॉसिबिलिटी हैं, यानी कि दोनों वेव एक दूसरे को सपोर्ट करें तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इस दोनों का एम्पलीट्यूड, इसका मान लो कि एम्पलीट्यूड A1 है A2 है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। अगर एक दूसरे को अपोज करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटर हो जाएगा, और इसका एम्पलीट्यूड A1 है A2 है तो इसका A1 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस फिगर को बना लो। उसके बाद में लिखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो देखो जैसे मान लो कि इसका इक्वेशन y1 है, इसका इक्वेशन y2 है, तो इंटरफेरेंस के बाद में जो बनेगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखे, क्या लिखे अभी कौन सा टॉपिक क्या लिखे, लिखो it states that when two or more waves it states that when two or more waves passing through a point simultaneously comma the phenomenon is known as interference of wave। जो मिलता है उसी को हम बोलते हैं क्या, द phenomenon is known as interference of wave। interference of wave is called interference। क्या, चलो ठीक है y1 y2 भी हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, लिखो द रिजल्टेंट displacement due to interference of wave is equal to algebraic sum of individual waves, सॉरी फिर से लिखना, क्या लिखे थोड़ा लास्ट लाइन, सम ऑफ
इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, नहीं, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, क्या? लास्ट लाइन बोलो क्या लिखी है? बस हो गया, यही लिखा है हमने। जैसे अगर मान लो कि ऐसे 5 है, ऐसे जैसे y3 है, ये y4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? y3 प्लस y4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन ऐसे हो जाएगा। समझ में आया कि मैंने क्या बताया? इसका यूज करूँगा बस, जैसे इसका यूज करना है, जैसे यहाँ पे देखा बताया हुआ है। अगर इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो, क्या केमिस्ट्री में हो चुका है? केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर में है इसे? एमओटी क्या है चीज़ है? अच्छा, एमओटी, अच्छा समझ गए कि इसमें क्या हुआ। हमने यही बताया कि 2 या 2 से अधिक वेव, 4-5 वेव जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता है तो उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। और इंटरफेरेंस में 2 पॉसिबिलिटी है, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। अगर मान लो कि ये सभी वेव एक दूसरे को सपोर्ट करें तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। और एक यानी कि एक दूसरे को, दूसरा केस ये है कि जब वेव एक दूसरे को अपोज करें तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वो करता है। तो चलो अभी तो टाइम है, अभी एक, अच्छा चलो एक स्टैंडिंग वेव लिख लो, 2 मिनट के काम है। अच्छा सुनो, चलो, अच्छा चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि स्टैंडिंग वेव होता क्या है, समझा दो। अभी नहीं, कल ठीक है करा दूंगा, तो आज करा दिया। देखो इसमें 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं पढ़ाया, एक ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन लिख देगा, उसमें एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ ये सब पूछा जाता है, ठीक है, ये किस टाइप से। दूसरा ये चीज़ है कि जैसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर ये पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थर्ड है स्टैंडिंग वेव। अच्छा ठीक है, बस बता देता हूँ, कल भी बताऊँगा आज भी बताऊँगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा कल तुम लोग का तो छुट्टी है? सर मेरी कल छुट्टी नहीं है, मेरे को जाना है। कल छुट्टी नहीं है? नहीं। तो संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा, ठीक है। सर संडे, संडे सर न्यू ईयर है सर, ये क्या बात है? संडे न्यू ईयर में निपटाते सर, ये अच्छी बात नहीं होती। संडे को न्यू ईयर, सर मंडे को आ जाएंगे हम। नहीं मंडे को तो न्यू ईयर है, तो संडे को एक्स्ट्रा। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, ठीक है। कल मैं लाइव क्लास रखता हूँ, लाइव क्लास रखता हूँ। और टाइमिंग मैं आज व्हाट्सअप करूँगा लाइव। क्या? नहीं रात को तो मैं यहाँ पे, यहाँ पे कौन आएगा रात को? नहीं नहीं, चलो ठीक है, मैं दोपहर में या कभी भी रखता हूँ, ठीक है। और उसमें ये सब करो। अच्छा चलो, तो कल मैं बताऊँगा, चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है।